तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इससे पहले बेटा हमने अभी तक ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जीन एक्सप्रेशन और ओपेरॉन के बारे में पढ़ लिया है। तो इन सब चीज़ों के बाद एनसीईआरटी ने हमें दो कॉन्सेप्ट्स, यानी यहाँ पे ऐसे कह लीजिए कि दो टॉपिक्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जो हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, और उनमें से एक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और दूसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो बड़े सारे बच्चे इसमें बड़ी सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं, कुछ इस तरीके से कि वो बड़ी बार इस कॉन्सेप्ट्स के बेसिक हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन नीट के हिसाब से, एग्ज़ाम्स के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि जीनोम का एक्चुअल मतलब क्या है, क्योंकि बड़े सारे बच्चों को जीनोम का ही मतलब नहीं पता होता है। तो जीनोम वर्ड की जब हम बात करते हैं या इसके बारे में कंसेप्चुलाइज करते हैं, तो जीनोम हमें किस तरफ इशारा कर रहा है, जीन्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो जीन किस में होता है, डीएनए में होता है, और डीएनए किसके अंदर है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर है। तो जीनोम बेसिकली क्या है, टोटल डीएनए जो पाया जाता है एक सेल के अंदर, टोटल जो डीएनए पाया जाता है एक सेल के अंदर, और वो भी किस में बेटा, एक हैप्लॉइड सेट में, क्योंकि जितना डीएनए हैप्लॉइड सेट में होगा उतना ही डीएनए दूसरे वाले सेट में होगा। तो जीनोम क्या है, जीनोम इज द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं द टोटल डीएनए इन 23 क्रोमोसोम्स। इसे क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। तो क्योंकि अभी हमें ये पता है कि हमारा जो डीएनए है इसमें हमारा जो हैप्लॉइड डीएनए है, यानी कि 23 पेयर्स हैं, इसमें 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं। हमें ये भी पता है कि डीएनए में कौन कौन से जीन्स हैं, लेकिन जब डीएनए की डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात थी कि कभी ना कभी हम ये ज़रूर पता लगाएंगे कि जो हमारा टोटल ये डीएनए है इसमें टोटल कितने बेस पेयर्स हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना बेटा कि ये बात अभी हमें पता है कि डीएनए में टोटल कितने बेस पेयर्स हैं, लेकिन जब डीएनए की डिस्कवरीज चल रही थी तो उस समय ये बात नहीं पता थी कि डीएनए में जो टोटल बेस पेयर्स, जो 3.3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, इनका अलाइनमेंट कैसा है, इनका अलाइनमेंट कैसा है, कि कौन सा वाला पहले न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, इस तरीके से करके जो 3.3 बिलियन बेस पेयर्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है डीएनए के अंदर। इस चीज़ को फाइंड आउट करने का एक बहुत बड़ा टास्क साइंटिस्ट ने उठाया, और फिर ये भी पता करने की उन्होंने कोशिश करी कि हमारा जो डीएनए है इसमें टोटल जीन्स कितने हो सकते हैं, कौन सा जीन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, और जो कौन सा क्रोमोसोम है वो कितना बड़ा है, कौन सा कितना छोटा है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम ह्यूमन जीनोम में। सिंपली अगर मैं आपको ये बोलूँ तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें डीएनए को सीक्वेंस किया गया, जिसमें क्या किया गया, डीएनए को सीक्वेंस किया गया, यानी कि इस बात का पता लगाया गया कि डीएनए में जो पूरे के पूरे बेस पेयर्स हैं वो कैसे कैसे लगे हुए हैं, और कौन कौन से जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, कौन से जीन की लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा वाला कोडिंग डीएनए है, कौन सा वाला नॉन कोडिंग डीएनए है। अब क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था, क्योंकि 3.3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस फाइंड आउट करना ये कोई इजी टास्क नहीं था। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो सबसे पहले जीनोम की बात करें हम, तो जीनोम क्या, ये देखिए, द एंटायर डीएनए, क्या बेटा, द एंटायर डीएनए इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या लिखा है, द एंटायर डीएनए इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसे क्या कहा जाएगा, जीनोम कहा जाएगा। और हमें ये बात पता है कि ह्यूमन जीनोम कितने क्रोमोसोम्स में पैक्ड है, 23 क्रोमोसोम्स में पैक्ड है, और ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स हैं, 3 × 10⁹। आप बड़े सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये तो 3.3 है, तो ये एक बेसिकली एवरेज वैल्यू ली गई है, एक राउंड ऑफ फिगर ली गई है। तो ये बात हमें पता है, इस बात को ध्यान में रखिए, ये बात हमें पता है कि डीएनए में इतने बेस पेयर्स हैं, लेकिन ये बेस पेयर्स कैसे लगे हुए हैं, इस चीज़ को फाइंड आउट करना था साइंटिस्ट ने। इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था इसकी शुरुआत करी गई 1990 में, और 2003 में जाके ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, यानी कि 13 साल का ये प्रोजेक्ट था, एंड इट वाज द फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट
मेगा क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें क्या करना था हमें कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उनको सीक्वेंस करना है। सीक्वेंस का मतलब फिर से समझिए कि जैसे डीएनए के अंदर हमें पता है कि ATCG लगे हुए हैं, उनकी बॉन्डिंग हो रही है, वो किस तरीके से किस फैशन में लगे हैं, इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। और इसको शुरुआत करने वाली जो एजेंसी थी वो थी US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। इन्होंने क्या लिया, इसका इनिशिएटिव लिया। लेकिन बाद में जब ह्यूमन जीनोम पे प्रोजेक्ट पे जब काम शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैन पावर लगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा भी लगा। इसीलिए इन्होंने बाकी कंट्रीज़ की भी हेल्प ली, वो भी आपको बताएंगे किस किस की हेल्प ली। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया। क्योंकि अगर एक नॉर्मल हम बात सोचें तो आप सोच रहे होंगे कि सर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयरिंग को ही तो फाइंड आउट करना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि डीएनए एक तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर 3.3 बिलियन बेस पेयर्स की सीक्वेंस को फाइंड आउट करना एक बहुत ज़्यादा क्या था, डिफ़िकल्ट टास्क था। तो पहला सवाल जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, क्यों इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। सो इसके कुछ कारण हैं। तो सबसे पहली बात था टाइम। कितने साल लगे, 13 साल लगे। आप खुद देखिए, अगर कोई डैम वगैरह भी बनानी हो तो उसमें भी 10-12 साल लग जाते हैं, लेकिन वो तो आपको एक अच्छा खासा एरिया नज़र आएगा। यहाँ पे तो केवल डीएनए था। उसके बाद हर एक बेस पेयर को फाइंड आउट करने की जो कीमत लगी वो कितनी लगी, $3। यानी कि एक बेस पेयर को फाइंड आउट करने की जो कीमत लगी वो कितनी लगी, $3। तो आप खुद सोचिए कि 3 बिलियन बेस पेयर के लिए टोटल कितना पैसा लगेगा, $9 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में इतने पैसे हुए। तो ये बात कब की है, लेकिन 1990s की है, 2003 मान लीजिए आप। तो आज देखेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी। उसके अलावा इसमें जो एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH USA, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, अदर कंट्रीज़ में फ्रांस थी, जर्मनी थी, चाइना थी, जापान थी और बाकी कुछ कंट्रीज़ थी। इन कंट्रीज़ में भी इन्होंने अपना क्या दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, यानी कि पैसे का कंट्रीब्यूशन दिया। और एक्सटेंट ऑफ वर्क की अगर बात करें तो 3 बिलियन बेस पेयर को सीक्वेंस करना था। इसीलिए ये क्या था, एक मेगा प्रोजेक्ट था। इसलिए क्या था, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। अब तो बात ये थी कि जब 3 बिलियन बेस पेयर को सीक्वेंस किया गया तो ऑब्वियसली उसकी जो सीक्वेंसिंग हमने करी थी उसको कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करना था। तो साइंटिस्ट को ये लगा कि अगर हम 3 बिलियन बेस पेयर के सीक्वेंस को किसी अगर रिटन टेक्स्ट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, रिटन टेक्स्ट में अगर उसे लिखा जाए, तो उन्होंने क्या करा, एक बुक पब्लिश करी। क्या पब्लिश करी, एक बुक पब्लिश करी। उस बुक में टोटल 1000 पेजेस थे, मतलब एक बुक उन्होंने 1000 पेज की बनाई और हर एक पेज में कितने बेस पेयर्स थे, 1000 बेस पेयर्स थे। कितने बेस पेयर्स थे, 1000। यानी कि अब देखिए, क्योंकि वो जो सीक्वेंसिंग करनी है जब डीएनए की, तो वो सीक्वेंस मतलब हैप्लॉइड साइड का आ रहा है, ATCG वगैरह आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो अब उसमें उन्होंने क्या करा कि एक बुक बनाई, उस बुक के 1000 पेजेस थे, हर एक पेज के अंदर 1000 बेस पेयर लगे हुए थे। तो आप खुद सोचिए 3.3 बिलियन बेस पेयर के लिए टोटल कितनी बुक्स बनेंगी, 3300 बुक्स बनेंगी। मतलब डीएनए का जो हैप्लॉइड सेट में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हमें सीक्वेंस करना हो तो उसके लिए कितनी बुक्स लगेंगी, 3300 बुक्स लगेंगी। अब आप खुद सोचिए 3300 बुक्स को स्टोर करने के लिए स्पेस भी चाहिए, प्रिंट करने के लिए पैसा भी चाहिए, और अगर हमें किसी दूसरी कंट्री को देनी होगी तो इतनी ज़्यादा बुक्स को एक्सपोर्ट करने की भी कीमत अलग से लगेगी। इसीलिए बायो में सबसे पहली बार कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल करा गया कि उन्होंने कहा कि भैया इतनी ज़्यादा बुक्स को लिख पाना या स्टोर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर इन केस अगर कोई बुक गुम हो गई तब भी प्रॉब्लम है। तो ये जो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन थी किस में स्टोर करी गई, डेटाबेस में, यानी कि कंप्यूटर में स्टोर करी गई। और बायोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में किसका इस्तेमाल किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जब बायोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है तो इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि कंप्यूटर साइंस प्लस बायोलॉजी एंड मेडिसिन। इज दैट क्लियर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी टेक्निक लगाई गई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक लगाई गई।
तो ऑब्वियसली जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि डीएनए को सीक्वेंस किया जाएगा, किसको सीक्वेंस किया जाएगा? डीएनए को सीक्वेंस किया जाएगा। तो इसके दो तरीके थे। इसके कितने तरीके थे? दो। पहला तरीका क्या था? देखें ज़रा, बड़ा सिंपल है। इसके दो प्रोसीजर हैं। तो पहला प्रोसीजर है बेटा एक्सप्रेस द सीक्वेंस टैग्स। कौन सा वाला है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। हमें पता है कि जो हमारा डीएनए है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों हैं। तो अगर हम डीएनए में केवल कोडिंग रीजन को सीक्वेंस करें, डीएनए में केवल किसको? हम चाहते हैं कि हमें केवल कोडिंग रीजन को ही सीक्वेंस करना है। कोडिंग रीजन कौन सा वाला है? कोडिंग रीजन वो वाला है जो क्या बनाता है? आरएनए। जो कोई भी क्या बना सकता है? आरएनए। एमआरएनए नहीं, आप सिर्फ आरएनए लिखिए। कोडिंग रीजन वो वाला है जो क्या बनाता है? आरएनए। तो हमें डीएनए का वही रीजन केवल फाइंड आउट करना है जो आरएनए बनाता है। तो उस मेथड को कहा जाता है एक्सप्रेस द सीक्वेंस टैग्स। क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है यानी कि वो वाला डीएनए जो एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि जो आरएनए बना रहा है। और जो दूसरा मेथड है वो कौन सा वाला है? सीक्वेंस एनोटेशन। तो सीक्वेंस एनोटेशन में क्या किया जाएगा? हम कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए दोनों को क्या करेंगे? सीक्वेंस करेंगे। हम दोनों के दोनों डीएनए को क्या करेंगे? सीक्वेंस करेंगे। ठीक है बेटा, तो 1 मिनट में ब्रेक ले लेता हूँ। तो सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स की अगर हम बात करें तो दोनों में ये अंतर बेसिक यही था कि एक में हम कोडिंग डीएनए को सीक्वेंस करते हैं यानी कि जो केवल आरएनए बनाता है, और एक में हम पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस करते हैं। तो अगर हम पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस कर रहे हैं तो उसे सीक्वेंस एनोटेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर हम डीएनए में केवल वही डीएनए बाहर निकाल रहे हैं बेटा जो आरएनए बना रहा है, तो उसे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग कहा जाएगा, जो फोकस करता है ऑन ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। तो ये हमारी आगे मेथडोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने ये देख लिया कि उसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, उसमें क्या किया जाएगा। अब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया तो उसके कौन कौन से मेजर गोल्स थे, इसको अब हम समझते हैं। तो ऑब्वियसली जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन गोल था ह्यूमन डीएनए को सीक्वेंस करना। तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो उनका बेसिक गोल था या मेजर गोल था वो क्या था कि जितने भी ह्यूमन डीएनए के अंदर जीन्स हैं उनका एस्टिमेशन लगाना कि ह्यूमन डीएनए में टोटल जीन्स कितने हो सकते हैं। तो शुरुआत में जब एस्टिमेशन लगाई गई तो ये कहा गया कि ह्यूमन डीएनए में 80,000 से 1,40,000 तक जीन्स हो सकते हैं। लेकिन कितने डिस्कवर किए गए वो भी हम देखेंगे। उसके बाद क्योंकि डीएनए में 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स पाए जाते हैं, इनकी भी क्या करना? सीक्वेंसिंग करना। अब जैसा कि मैंने क्या बताया कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को बुक्स में स्टोर नहीं किया जा सकता था, इसीलिए हमने कुछ ऐसे टूल्स बनाए जिसके द्वारा हम इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करके उसमें क्या कर सकें? स्टोर कर सकें। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास अगर कोई डेटाबेस है और उसमें मान लीजिए पूरा का पूरा डीएनए है और अगर आपको ये बोला जाए कि उसमें आई कलर का जीन निकालिए, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपके स्कूल में कोई एंट्री बुक होती है तो उसमें से ये बोला जाता है कि इस बच्चे का नाम हमें चाहिए, तो आप देखते हैं क्विकली सर्च किया जाता है तो उसी समय उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। तो हमने भी यहाँ पे क्या करना है? डेटाबेस के लिए कुछ ऐसे टूल्स बनाने हैं डेटा एनालिसिस के लिए जो ह्यूमन जीनोम को स्टडी करने के लिए थोड़े से ईजी हो जाए। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को दूसरे सेक्टर्स में ट्रांसफ़र करना ताकि इस टेक्नोलॉजी का कोई और भी यूज़ कर सके। और फाइनली क्योंकि जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट किया जाता है बेटा तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो एथिकल हो यानी कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर ना हो। उसके बाद इट शुड बी लीगलाइज होना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को करने से कोई भी किसी तरह के भी सोशल इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट किया जाता है। एथिकल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, मतलब एथिक्स के साथ वो लोगों की ना खेले, लीगल और सोसाइटी में उसका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसका प्रोसीजर क्या था, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर प्रोसीजर की बात करी जाए तो इसमें ऑब्वियसली अगर हमें ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? डीएनए को रैंडम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये सपोज करिए हमने सेल से डीएनए निकाल लिया, अब हम डीएनए को क्या करेंगे? रैंडम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा
कि हमें इस पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इस पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना है तो हमें इसे रैंडम फ्रेगमेंट में ब्रेक ही क्यों करना है, हम तो इसको पूरा का पूरा भी क्यों ना सीक्वेंस कर लें। लेकिन याद रहे आपको ये बात कि डीएनए जो है वो एक बहुत बड़ा, यानी कि तकरीबन 2.2 मीटर की उसकी लेंथ है, और इतना बड़ा अगर डीएनए खोला जाएगा, पहली बात तो प्रॉपरली खुलेगा ही नहीं, और अगर लेटर सपोज खुल भी गया तो गिनना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल, उसके अंदर बेस पेयर्स को काउंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि सपोज़ करिए कि मैंने आपको एक तकरीबन ऐसे मान लीजिए कि 1 लाख फुट की एक रस्सी दे दी, और मैंने आपको बोला कि इस रस्सी के अंदर मुझे बताइए कौन कौन से कलर्स लगे हुए हैं। तो एक बार में आप उसको स्टडी नहीं कर सकते, आप उसको ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तब वो ईजिली आप स्टडी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, दूसरे स्टेप में उस डीएनए के क्या बनाए, रैंडम फ्रेगमेंट्स बनाए। अब अगला सवाल ये है कि जब डीएनए को हमने रैंडम फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया तो अब हम फिर से दोबारा से इसको सीक्वेंस कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर हमने इन रैंडम फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग करना शुरू कर दी तो ये भी हो सकता है कि क्या पता सीक्वेंसिंग करते करते कोई फ्रेगमेंट जो है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ये जो डीएनए के रैंडम फ्रेगमेंट्स हैं इनकी क्लोनिंग की जाती है। क्या की जाती है, यानी कि हम इनके मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बनाते हैं ताकि हमें ये प्रोसेस जो है ये बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो अब इस डीएनए को मतलब इसकी कॉपी बनाने के लिए या इसको एम्पलीफाई करने के लिए हम करते हैं यूज़ स्पेशल वेक्टर्स का। और वो वेक्टर्स कौन से हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और इन वेक्टर्स का यूज़ करके हम इनको होस्ट जो है हमारे पास बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर इस डीएनए को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बेटा जब आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आएंगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जा रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इन फ्रेगमेंट्स को क्या कर लेंगे, एम्पलीफाई। अब यहाँ पे आप एक चीज़ बड़े ध्यान से देखिए बेटा, जब हमने फ्रेगमेंट्स को एम्पलीफाई करा दिया, क्या करा दिया, एम्पलीफाई। अब इनमें से तो वो कोई एक ही फ्रेगमेंट होंगे ना, एक ही फ्रेगमेंट होगा जो डीएनए को क्या करेगा, कंप्लीटली एक सिंगल सीक्वेंस बना देगा। तो बात ये है, या हमारे पास अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये जो इतने सारे यहाँ पे सीक्वेंसेस बने हैं, अब हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि कौन कौन सा सीक्वेंस कैसे कैसे अलाइंड हुआ है, मतलब कौन सा पहले नंबर का सीक्वेंस है, कौन सा दूसरे नंबर का है, इस तरीके से। तो इस चीज़ को सुलझाने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था फ्रेडरिक सेंगर। तो इन्होंने क्या करा बेटा, इन फ्रेगमेंट्स को की सीक्वेंसिंग करने के लिए एक स्पेशल तरह की मशीन बनाई। एक स्पेशल तरह की क्या बनाई, मशीन बनाई। उस मशीन में इन्होंने क्या करा, डीएनए को जैसे ही इंट्रोड्यूस करा तो उस मशीन ने क्या करा, ये जो डीएनए थे, ये जितने भी सीक्वेंसेस थे, इनको सबसे पहली बात तो बिल्कुल अलाइनमेंट में ले आए। इस डीएनए को क्या कर दिया, अलाइनमेंट में ले आए। जैसे अगर आप इसमें और इसमें अंतर देखें तो यहाँ पे जो सीक्वेंसेस हैं थोड़े से कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैगर्ड है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में ले आए। कैसे ले आए, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में ले आए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जब हम इसको प्रॉपर अलाइनमेंट में ले आएंगे तो अब हमें करना क्या है, क्योंकि डीएनए तो जो है वो तो एक स्ट्रेट सीक्वेंस बनेगा। अब इसमें देखिए, जैसे कि अगर मैं पहले सीक्वेंस की बात करूं तो इसका ये सीक्वेंस इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, फिर इसका ये सीक्वेंस थोड़ा सा इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है, थोड़ा सा इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला सीक्वेंस है ये 4 जगह पे ओवरलैप कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो ये एक ही है। एक कैसे है, ज़रा देखें आप कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही सीक्वेंस होगा, लेकिन उसके बीच में कुछ कॉमन सीक्वेंसेस आएंगे। अब उसके बीच में जो कॉमन सीक्वेंसेस आएंगे, ये मशीन क्या करेगी, उन सीक्वेंसेस को यहाँ पे ओवरलैपिंग सीक्वेंस की तरह क्या करेगी, अरेंज करेगी। और अरेंज करने के बाद वो जो सीक्वेंस ओवरलैप कर रहा होगा उसको ऑटोमेटिकली डिलीट करके हमें डीएनए का एक प्रॉपर सीक्वेंस दे देगी। डीएनए का क्या करेगी, एक प्रॉपर सीक्वेंस दे देगी। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, अरेंजिंग द सीक्वेंसेस बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन। ओवरलैपिंग रीजन्स के हिसाब से वो उसको सबसे पहले क्या करेगा, अरेंज करेगा। और अरेंज करने के बाद ये मशीन क्या करेगी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा इस डीएनए को पूरा का पूरा क्या कर देगी, प्रॉपरली अलाइन कर देगी। प्रॉपरली क्या कर देगी, अलाइन कर देगी, जिसके बाद हमें एक कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस मिल जाएगा। कंप्लीट डीएनए का क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस मिल जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास ये जितने भी स्टेप आ रहे हैं, आइसोलेशन, कन्वर्टिंग इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो पते की बात है बेटा, जो आपको याद रखनी है कि जब ये डीएनए के हमारे पास रैंडम फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, उसके बाद
सेंगर्स मेथड, फ्रेडरिक सेंगर मेथड्स के द्वारा इनको ओवरलैप करवाती है मशीन, और ओवरलैप कराने के बाद जो इनमें सीक्वेंस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनको डिलीट करके हमें डीएनए का एक फाइनल सीक्वेंस दे देगी। बात समझ में आ गया आपको? तो ये मेथड है किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ये प्रोसीजर है कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स किए जाते हैं। अब हमने ये देख लिया कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। अब हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या काम किए गए। तो जिस तरीके से फ्रेडरिक सेंगर ने डीएनए की सीक्वेंसेस के मेथड बताए, उसी तरीके से सेंगर ने बड़े सारे प्रोटीन्स ऐसे थे, उनके अमाइनो एसिड्स की भी क्या करी, सीक्वेंसिंग करी। आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स की क्या करी, सीक्वेंसिंग। प्रोटीन सीक्वेंस करने का सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि जिस तरीके से आपने देखा था कि हेमोग्लोबिन में टोटल 7 अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं, तो वैसे ही और भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं। वो अमाइनो एसिड्स किस सीक्वेंस से लगे हुए हैं, इस चीज़ की भी क्या करी थी, फ्रेडरिक सेंगर ने डिस्कवरी करी थी। और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो ये पूरा का पूरा काम था, इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था बेटा, वो क्या था कि डीएनए के जो सीक्वेंस थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, बड़े बड़े सीक्वेंस थे। तो उन सीक्वेंसेस को प्रॉपरली अलाइन करना ये बहुत बड़ा क्या था, एक टास्क था। इसीलिए किसका यूज़ किया गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ, बायोलॉजी एंड मेडिसिन के साथ। ठीक बात हो गई। अब हमने देखने हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या सेलेंट फीचर्स हैं। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अगर सेलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, तो ह्यूमन जीनोम में टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड बेसेस लगे हैं, 3164.7 मिलियन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन सीक्वेंसेस। टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने डिस्कवर किए गए, 30,000, जो एस्टिमेटेड कितने थे, 80,000 से 1,40,000। उसके बाद अगर टोटल नंबर ऑफ जीन्स 30,000 है, तो एवरेज जो हमारे पास जीन है उसके पास कितने बेसिस मान सकते हैं हम, 3000 बेस पेयर मान सकते हैं। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 3 बिलियन हो जाएगा। लेकिन वो जो हर एक जीन है बेटा, वो साइज़ में या न्यूक्लियोटाइड के नंबर में क्या करता है, वेरी करता है। तो जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है वो है बेटा डिस्ट्रोफिन, जो किसके ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। देखिए इसमें कितने बेसिस हैं, 2.4 मिलियन बेसिस हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट जीन। ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट जीन है। उसके बाद हम अगर अगले फीचर की बात करें, इसके बाद तो हमारे पास 99.9%, क्या बोला बेटा, 99.9% जो डीएनए है वो हर एक पर्सन का क्या है, सेम है। हर एक पर्सन का क्या है, सेम। और जो 0.1% डीएनए है विच इज़ इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर, ये हर एक पर्सन में क्या है, यूनिक। तो आप थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए, क्योंकि जब 0.1% डीएनए की बात आती है कि वो सब में यूनिक है, तो आप सोचेंगे बस इतना सा डीएनए। वो जो 0.1% है वो किसके बराबर है, 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर के बराबर है बेटा, जो क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल को बेटा यूनिक बनाता है। उसके बाद अभी तक 50% जो जीन्स हैं इनके फंक्शंस क्या है बेटा, अननोन है। और अगर हम बात करें कुछ और इन्फॉर्मेशन की, तो सबसे ज़्यादा जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 1 के पास हैं। कितने जीन्स हैं, 2968। और वाई क्रोमोसोम के पास सबसे कम जीन्स है। आप थोड़ा खुद सोचिए, 231 जीन, ये सबसे कम है, ये सबसे कम है। तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारा डीएनए। उसके बाद अभी तक जितना भी हमारा ये जीनोम है, इसमें से 2% से भी जीनोम, मतलब लेस देन 2% जो जीनोम है वो क्या बनाता है, प्रोटीन्स। मतलब देखिए तकरीबन 98% जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन्स नहीं बनाता है। प्रोटीन्स नहीं बनाता है मतलब वो एमआरएनए नहीं बनाता है। इसीलिए हमारी बॉडी में जितना भी डीएनए एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि जो प्रोटीन बना रहा है, उसकी टोटल परसेंटेज कितनी है बेटा, लेस देन 2% है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में भी एज सच मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखिए ज़रा, अब आगे अगर हम चलें,
तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि हमारा जो ह्यूमन डीएनए है इसमें 98 इनफैक्ट जो लेस देन 2% ऑफ डीएनए है वो प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे डीएनए में बहुत सारा डीएनए ऐसा है बेटा जहाँ पे डीएनए के जो सीक्वेंसेस है वो क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस है GATA, तो ये यहाँ पे कितनी बार रिपीट कर रहा है, 8 बार। तो ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल ली गई है कि ह्यूमन डीएनए में बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस बार बार क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं। उस पर्टिकुलर डीएनए को कहा जाता है रेपिटेटिव डीएनए और रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी आएगा। अब ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आते हैं दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए इनका कोई भी एज सच सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। और ये बेटा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसकी डायनामिक्स और एवोल्यूशन को रीड करने में भी क्या करते हैं, एवोल्यूशन को समझने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्योंकि जब हम इसके नेक्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको बताएंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है रेपिटेटिव डीएनए को, जो हर एक पर्सन टू पर्सन क्या रहता है, यूनिक रहता है। और इससे हम काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी हम ईजिली स्टडी कर सकते हैं। अब हमारे डीएनए में 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे जो ये रेपिटेटिव डीएनए है केवल एक न्यूक्लियोटाइड से क्या करता है, वेरी करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा बेटा GATA। तो जैसे सपोज करिए कि अगर मैं एक सीक्वेंस और लिख दूँ GCTA, तो इसमें और इसमें केवल एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर है। तो हमारे डीएनए में 1.4 मिलियन प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे रेपिटेटिव डीएनए जो है केवल एक न्यूक्लियोटाइड से क्या करता है, वेरी करता है। उसे कहा जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और स्निप्स। और ये भी बेटा क्रोमोसोम की लोकेशन फॉर द डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस, कोई भी अगर डिजीज़ है किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के अंदर उसको ट्रेस आउट करने में हेल्प करता है, और ह्यूमन हिस्ट्री को भी ट्रेस आउट करने में क्या करता है, ये हेल्प आउट करता है। तो SNPs क्या हैं, ये डीएनए के अंदर 1.4 मिलियन, कितने बेटा, 1.4 मिलियन प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे जो ये रेपिटेटिव डीएनए होगा केवल एक न्यूक्लियोटाइड से क्या करता है, वेरी कर रहा है। समझ में आ रही है बात, उसे कहा जाएगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक बेटा इस साल और ऐड किया गया है, दैट इज़ द राइस जीनोम प्रोजेक्ट। तो राइस जीनोम प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो NCERT में ये टॉपिक ऐसे गिवन नहीं है। तो राइस जीनोम प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा डिटेल्स में तो चीज़ें नहीं पढ़नी है। जिस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मेन मोटिव था वो क्या था कि ह्यूमन जीन्स को आइडेंटिफाई करना, ह्यूमन टोटल जीन्स के बारे में स्टडी करना, ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं इनको फाइंड आउट करना। तो वैसे ही एक छोटा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है राइस जीनोम प्रोजेक्ट का। तो राइस जीनोम प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ों को स्टडी किया गया, ऑब्वियसली राइस जीनोम प्रोजेक्ट में किसके बारे में स्टडी किया जाएगा, राइस के टोटल जीन्स कितने हैं उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। बात समझ में आई, तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो राइस जीनोम की अगर हम बात करें तो राइस जीनोम का ऑब्वियसली जो ये एक बड़ा ही प्रीवियस या आप कह सकते हैं ऑब्वियस कैंडिडेट है जिसके बारे में हमें हर एक जीन्स के बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज। क्योंकि अगर राइस की बात करी जाए तो बेटा ये बड़ी सारी कंट्रीज़ में एक स्टेपल क्रॉप है, यानी कि इसको एज अ मेन फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है। इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो साउथ में भी राइस जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर हम राइस की बात करें तो जिस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम ह्यूमन जीन्स यानी कि ह्यूमन जीन डीएनए के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पे हम राइस के डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे। तो राइस जीनोम जो है इसमें टोटल 12 क्रोमोसोम है और जिसका साइज़ कितना है बेटा 400 to 430 मेगा बेस पेयर है। ये क्या है, ये मेगा बेस पेयर। तो मेगा बेस पेयर का जो छोटा वर्जन है उसे किलो बेस पेयर कहा जाता है। तो इसमें जिसमें 1000 बेस पेयर होते हैं। उसके बाद दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द सीरियल क्रॉप्स जीनोम। तो अगर हम इसके जीनोम की बात करें तो ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जीनोम्स है इस पर्टिकुलर क्रॉप के। अब क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया कि जो ह्यूमन जीनोम था उसमें टोटल जीन्स के बारे में पता किया गया, तो राइस जीनोम के बारे में जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि राइस के अंदर टोटल 30,000 से 40,000 जीन्स हैं।
और जो इंडिका राइस है यानी कि जिसका जो इंडियन ओरिजिन का राइस है, इसमें 45,000 से 56,000 जीन्स हैं। और उसके बाद एक जापान की वैरायटी है, इसमें एस्टिमेटेड जीन्स कितने हैं? 63,000। तो अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि राइस जीनोम प्रोजेक्ट है क्या है, तो बेसिकली ये कोलैबोरेशन था। जिस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी किया था, एक मेगा प्रोजेक्ट था, तो ये भी एक कोलैबोरेशन था किस किस के बीच में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरो बायोलॉजिकल साइंसेज, द सोसाइटी ऑफ टेक्नो इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज। इन सारी एजेंसीज ने मिलकर किसके ऊपर काम किया? राइस जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। अब राइस जीनोम प्रोजेक्ट के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है टू डिस्कवर द फंक्शन ऑफ एवरी जीन इन द राइस जीनोम बाय द ईयर 2020 की 2020 तक राइस के अंदर टोटल जो जीन्स हैं, टोटल जो डीएनए है, उसके सीक्वेंसेस को क्या करना? फाइंड आउट करना। उसके बाद अनकवर द फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ एलील्स, कि भैया कि राइस के जितने भी एलील्स हैं उनकी क्या क्या फंक्शनल डाइवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या उनके मेजर फंक्शंस हैं, इस चीज़ को भी फाइंड आउट करना। और इस फाइंडिंग को बेटा यूज़ करना किस चीज़ में? राइस की वेराइटीज़ यानी कि राइस क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने में, कि राइस के जितने भी जीन्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके इस फील्ड को बाकी सेक्टर्स में भी देना, ताकि हम राइस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें? उसके यील्ड में इम्प्रूवमेंट कर सकें। सेलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो राइस जीनोम में टोटल कितने इसका टोटल साइज़ कितना है? 389 मेगाबाइट। तो ये देखिए 1 मेगाबाइट में 10 की पावर 6 बेस पेयर्स होते हैं। उसके बाद टोटल जो है हमारे पास कोडिंग सीक्वेंसेस कितने हैं? 37,554। और इसमें से कुछ क्या है बेटा? एसोसिएटेड विद नॉन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। बेटा जब हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे एक एनसीईआरटी ने छोटा सा वर्ड यूज़ किया है, ट्रांसपोजोन्स। तो ट्रांसपोजोन्स को जंपिंग जीन्स कहा जाता है। तो हमें क्या करना है? राइस में जो ये 37,554 प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, इनमें से कुछ नॉन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी थे, इनको भी क्या किया गया? डिस्कवर किया गया। और राइस और अदर सीरियल्स की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल कितने जीन्स के बारे में बताया गया है? 2859। तो यहाँ पे राइस जीनोम प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा झंझट नहीं इसमें डालना है, आपको सिंपली कुछ सेलेंट फीचर्स के बारे में यहाँ पे याद रखना है कि उसके क्या क्या सेलेंट फीचर्स हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तरह भी इसमें भी सीक्वेंसिंग का मेथड सेम है। उसके अलावा क्योंकि जो राइस है ये एक मोनोकॉट प्लांट है, तो इस मोनोकॉट और डाइकॉट जो प्लांट्स हैं इनके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को भी स्टडी किया गया। राइस का जो ट्रांसपोजोन लोड है वो कितना है बेटा? 35%। यानी कि राइस में जो जंपिंग जीन्स की कंसंट्रेशन है टोटल कितनी है? 35% है। अब एक चीज़ आपको और बता देते हैं हम राइस जीनोम में, जो शुरू में मैंने आपको बताई। तो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें बेटा, तो एप्लीकेशन में आप सिंपली याद रख सकते हैं कि जो राइस जीनोम था इसकी एप्लीकेशंस यही है कि इसको कौन कौन से सेक्टर्स में यूज़ किया गया, ताकि हम राइस की वैरायटीज़ को क्या कर सकें? इम्प्रूव कर सकें। और जिस तरीके से बेटा ह्यूमन जीनोम जो है उसको हर कोई ईजिली एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको हर एक को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो राइस जीनोम का हमारे पास डेटाबेस का जितना भी रिकॉर्ड है उसको हर एक पर्सन ईजिली एक्सेस कर सकता है, ताकि आने वाले टाइम्स में हम राइस में क्या कर सकें? इम्प्रूवमेंट कर सकें। ये छोटा सा टॉपिक था जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था रिगार्डिंग द एनसीईआरटी में सिलेबस में दिया है। तो पिछली बार एक टॉपिक था बेटा रामसर साइट्स, तो वो भी एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन वो सीबीएसई ने अपने एग्ज़ाम में डाला हुआ था, तो शायद वो इस बार आपको राइस जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डाल दें। सो आई होप कि आप इसको अच्छे से इसके नोट्स बना लें, और अगर आपका डाउट होगा तो आप मुझे वो डेफिनेटली पूछेगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और राइस जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हमारा इस टॉपिक इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक बच गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसको हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।